हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से EHD3 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन करो। दोस्तों, मैंने प्रीवियस EHD3 के लगभग 5 या 6 साल के पेपर को देखा है, जिससे मैंने पाया है कि रीतिकालीन काव्यधारा की जो विशेषता है उसको लगभग 2-3 बार पूछ चुका है। तो मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में जा करके कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। ओके, तो रीतिकालीन प्रश्न आपके सामने यह आता है कि रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन करो। तो दोस्तों, मैं इस प्रश्न को कैसे लिखना है मैं आपको एक एक करके टॉपिक करके बताऊंगा, किस तरीके से लिखना है। ओके, सबसे पहले हेडिंग देना है, रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताएं। उसके अंतर्गत लिखना है कि रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताओं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत हम जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे 1 नंबर पहला हेडिंग देना है आपको, श्रृंगार परक भावों की प्रधानता। हेडिंग देने के बाद इसमें लिखना है कि श्रृंगारपरक भावों की प्रधानता रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि रीतिकाल में जितने भी कविताएं लिखी गई हैं, उन सभी कविताओं में कवियों ने नायक और नायिका के सौंदर्य का जो वर्णन है, उन्होंने नख से लेकर के सर तक किया है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सबसे पहले लिखना है आपको कि श्रृंगारपरक भाव की प्रधानता। इसके अंतर्गत लिखना है कि श्रृंगारपरक भाव की प्रधानता रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं में कवियों ने नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन जो है नख से सिर तक किया है। दूसरा हेडिंग डालना है आपको, अलंकारिता। क्या डालना है हेडिंग? अलंकारिता। इसके अंतर्गत फिर आपको पहला सेंटेंस की तरह ही लिखना है कि अलंकारिता रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि इस काल में, रीतिकाल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी, जितने भी काव्यों की रचना हुई, उन कविताओं में, उन काव्यों में अलंकार के माध्यम से जो है कविता को सजाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी काव्य में, किसी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो वह काव्य और भी सुंदर हो जाता है, उस काव्य की जो सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो रीतिकाल में ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि रीतिकाल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी, उन सभी कविताओं में अलंकार का प्रयोग किया गया था, ताकि उस कविता में एक प्रकार की सजावट आ जाए, एक प्रकार की सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। अगला हेडिंग है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराओं में से एक है। क्योंकि रीतिकाल में जितने भी कवि होते थे, वे सभी कवि किसी न किसी राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे। यानी हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवि दरबारी कवि होते थे। इसलिए दरबारी कवि होने के नाते वे जो हैं अपने राजाओं के, अपने महाराजों के, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। और उनके प्रशंसा, क्योंकि इन कवियों को उनकी प्रशंसा के एवज में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी मिला करते थे। तो हम कह सकते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला हेडिंग है, ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा की प्रधानता भी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराओं, विशेषताओं में से एक है। क्योंकि इस काल में, यानी कि रीतिकाल में जितने भी कविताएं लिखी गई, जितनी भी रचनाएं लिखी गई, उन सभी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में ब्रज भाषा की प्रधानता एक प्रमुख विशेषता है। अगला हेडिंग है, बी रस की प्रधानता।
वीर रस की प्रधानता भी रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी या जितने भी कवि हुए, उन्होंने अपने कविताओं में वीरता का वर्णन बहुत ही बेखूबी से किया है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों को वीर बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति दृष्टिकोण भी रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, उन्होंने नारी को केंद्र बिंदु बनाया और नारी को एकमात्र भोग विलास के का ही एकमात्र साधन समझा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, नारी के प्रति दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में नारी के प्रति दृष्टिकोण भी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, उन्होंने नारी को केंद्र बिंदु बनाया और केंद्र बिंदु बना करके यह कहा कि नारी एकमात्र भोग विलास का साधन हो सकती है। अगला है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का चित्रण भी रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने अपने रचनाओं में, अपने कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर और मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। अगला है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना भी रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई, उन सभी कविताओं के माध्यम से मानव के लोक कल्याण की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि लोक कल्याण की भावना भी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई थीं, उन कविताओं के माध्यम से कवियों ने मानव के लोक कल्याण को बताया था। उनका मानना थी कि मानव के लोक कल्याण से ही समाज में समानता आ सकती है, एक दूसरे का भलाई हो सकता है। इसलिए लोक कल्याण की भावना को, अपने काव्य को केंद्र बिंदु मान करके उन्होंने अपनी कविताओं में लोक कल्याण की भावना को स्थान दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण की भावना भी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला हेडिंग है मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग। मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग भी रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य जितने भी कवि हुए, उन्होंने अपने कविताओं में मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया, क्योंकि यह एक इस प्रकार की शैली है कि इसका प्रयोग करने से कविता में जो है एक अलग प्रकार का रस आ जाता है, और जिससे कि कविता में जब एक अलग प्रकार का रस आ जाता है, तो उस कविता को सुनकर राजा जो होते थे वह मोहित होते थे। इसलिए इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई, उसमें मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग अवश्य ही किया गया है, क्योंकि इस काल में जो कवि होते थे वह दरबारी कवि होते थे, और दरबारी कवि होने के नाते राजा महाराजाओं के मन को जीतना उनका एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए वे अपने काव्यों में मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग करते थे। अगला है भक्ति भावना पे जोर। भक्ति भावना पर जोर भी एक प्रकार की रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी, उन सभी कविताओं में भक्ति भाव की भावना पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों बस रहने देते हैं, क्योंकि इस प्रश्नों को अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग 3 बार जो है रिपीट हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न को याद करके जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले ही आपको इसके बारे में कुछ लिख पाएँ या ना लिख पाएँ, लेकिन हेडिंग जरूर याद कर लें, क्योंकि हेडिंग याद करने से जो है आप इसके अंतर्गत जो कुछ भी शब्द डालने हैं वो आसानी से डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, और भी ऐसी अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट।
थैंक यू।